हाय, दिस इज चारू खरे एंड यू ऑल वाचिंग दिल का रेडियो। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेजुबानों के मसीहा कहे जाने वाले रॉबिन सिंह। आज इस समाज में जहां कुछ लोग बेजुबानों को नकार देते हैं, उन्हें समाज से अलग समझते हैं, ऐसे में रॉबिन ने अपना पूरा जीवन इन बेजुबानों को समर्पित कर दिया है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं रॉबिन से और जानते हैं उनके उन क्रांतिकारी विचारों के बारे में जिनसे वे दुनिया बदल देने की हिम्मत रखते हैं। तो रॉबिन, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपके सोशल मीडिया के बायो में एक लाइन लिखी है कि अच्छा करने के अलावा करने को है भी क्या। तो जब आपने ये लाइन लिखी रॉबिन, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सोच करके आपने ये लाइन अपने बायो में लिखी? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं ना, वो कई कई बारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है और हम जो उसके बारे में कर पा रहे हैं, वो बहुत कम है। तो बड़ी बारी ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं एक अल्टरनेटिव निकालता हूँ कि भई मतलब अल्टरनेटिव के बारे में सोचता हूँ कि भई ठीक है, अगर मैं ये नहीं करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँगा? कि भई क्या करूँ? वापस अमेरिका चला जाऊँ, पार्टी करूँ, घूमूँ-फिरूँ, क्या करूँ? तो जी। कोई भी ऐसा लाइफ़स्टाइल समझ नहीं आता जो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, जो इससे ज़्यादा दुनिया के लिए बेहतर है, तो ले दे के यही एक चीज़ बचती है। तो यही मेरे दिमाग में था कि भई अच्छा काम करने के अलावा और है ही क्या? भई अब यहाँ दुनिया में आए हैं, फँसे हुए हैं, तो कम से कम अच्छा काम ही करें। अच्छा, ओके। तो अभी आपने कहा कि अच्छा काम करें। आप हमेशा अपनी वीडियो में कहते नज़र आते हैं कि अच्छा काम करें, अच्छे इंसान बनें। हर किसी की हर किसी के जीवन में अपने अच्छा होने की अलग-अलग परिभाषा होती है। आपके जीवन में अच्छा होना या अच्छा बनने से क्या तात्पर्य है? किसे कहते हैं आप अच्छा बनना या अच्छा होना? मैंने ना जब डिसाइड किया कि भई पैसा नहीं कमाना, हमें अच्छा काम करना है, तो तब मुझे भी यही सवाल था कि भई क्या है अच्छे की परिभाषा क्या है? हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी जगह का आर्थिक उत्थान कर रहे हैं, हमने गाँव को एकदम शहर में तब्दील कर दिया, क्या एक्चुअली में हमने अच्छा किया? तो मुझे था नहीं यार ये तो बात बनी नहीं, तो कोई मुझे एक ऑब्जेक्टिव मापदंड चाहिए था, तो मेरे लिए वो निकला फिज़िकल सफरिंग। क्योंकि देखिए फिज़िकल सफरिंग ये बुरे का मापदंड निकला, अच्छे का नहीं। जी। कि भई अगर हम किसी केचुए को पिन चुभाते हैं, वो भी पीछे होगा, गाय भी, कुत्ता भी, आदमी, औरत कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर या नेशनैलिटी हर कोई फिजिकल पेन अवॉइड करता है। मैंने कहा अगर फिजिकल पेन एब्सोल्यूटली बैड है, तो उसे हटाना एब्सोल्यूटली गुड है। तो ये मेरे अच्छे की तो यही परिभाषा है। ओके। ठीक है, तो अगर मैं और हम सब आपकी लाइफ को 3 हिस्सों में बाँटें। 3 हिस्सा ऐसे कि आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था और आज हमारे सामने मौजूद रॉबिन सिंह। तो इन तीनों अवस्थाओं के बीच में आपने क्या फ़र्क महसूस पाया है? क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जो कि आप शेयर करना चाहेंगे हमारे युवाओं से? मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या चैलेंजेस ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। थोड़ा-सा शॉर्टकट में आप बताना चाहें अगर तो कुछ स्टेप्स में? देखिए फर्स्ट स्टेज पे तो ना 2 अपोजिंग फोर्सेस थी, जिसे मैं कहूँगा कि एक तो मेरी मदर जो काफ़ी मुझे वैल्यूज़ देती थी, वो फ्रीडम फाइटर फैमिली से थी। तो काफ़ी वो एथिकल बातें करती थी कि भई पैसे के पीछे मत जाओ, पिताजी की मत सुनो, ऐसे सर्विस के रास्ते पे चलो। लेकिन उस समय ये बात काफ़ी मुझे बोरिंग लगती थी क्योंकि जो दोस्त यार थे मेरे काफ़ी अमीर थे, तो वो मतलब घूमते-फिरते थे, गाड़ियाँ थी उनके पास एंड तो वो लाइफ़स्टाइल जो है ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता था। तो ये चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड थोड़ा था ट्रॉमेटिक क्योंकि मदर कंपैशनेट थी, वैल्यू देती थी, पर थी अब्यूसिव और बचपन में काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हुई जो अनप्लेज़ेंट थी। ख़ैर टुवर्ड्स द एंड जब बचपन खत्म हो रहा था तो मैंने कुछ स्किल्स एक्वायर कर लिए, कंप्यूटर रिलेटेड मैं हैकर बन गया। तो उसी से ही बाय चांस मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिल गया, तुक्के से। तो ये मेरी आप कह सकते हैं जिसे किशोर अवस्था थी, तो यहाँ पे मुझे जो जो मेरे ड्रीम थे वो रियलाइज़ करने का मौका मिला कि भई इनफ पैसा हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो और इस सब के लिए काम भी ना करना पड़े। तो किशोर अवस्था तो इसी में निकल गई, वो बिज़नेस बिल्ड करने में जो इतना पैसा कमा दे और अपने आप चले भी। अब जब वो हो गया, अब होता क्या है कि अधिकतर लोग जो है ना अपने एम तक पहुँच नहीं पाते, वो फँसे रह जाते हैं। मैं वहाँ पहुँच गया तो पता लगा कि भई जो सोचा था कि घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो तो उससे खुश हो जाएँगे, तो खुश तो मैं हूँ नहीं। तो दैट वाज़ एन एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो अब थर्ड स्टेज शुरू होने से पहले थोड़ा एक 1.5 साल का पीरियड था जिसमें मैं गुमा हुआ कह लो, अब लॉस्ट था मैं। जिसमें मेरे को पता लग गया था कि भई जो मैंने सोचा था वो तो उसने मुझे खुश किया नहीं और मदर की वैल्यूज़ नहीं याद थी मुझे।
तो मुझे ये नहीं पता था करना क्या है। तो मुझे एक लॉरेन करके लेडी मिली जो काफ़ी ओल्ड थी, एनीमिक भी थी और बड़े सारे कुत्तों की मदद कर रही थी। तो उनको देख के लगा यार इनके पास कुछ नहीं है, देखो रेस्टोरेंट से जूठन इकट्ठा करके कुत्तों को देती हैं, हमारे पास सब कुछ है, अभी भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए भटक रहे हैं। तो वहाँ से आप कह लीजिए जो लाइफ़ का तीसरा चरण है उसकी शुरुआत हुई कि भई सर्विस ओरिएंटेड लाइफ़ बिताएँगे, पर्पस होना चाहिए लाइफ़ में, हैप्पीनेस तो छोड़ ही दो। तो वही है ये जो थर्ड स्टेज चल रही है और इस स्टेज पे चलते-चलते जो मैं हैप्पीनेस खोज रहा था मुझे वो भी बाय चांस मिल गई। बहुत कम लोगों को हैप्पीनेस जो है वो मिल पाती है। कई कुछ सब कुछ होता है, कई बार तब भी इंसान खुश नहीं होता और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हैप्पीनेस ढूँढ ली फाइनली। अभी आपने लॉरेन का ज़िक्र किया और आपने अपनी एक वीडियो में भी उनका ज़िक्र किया था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉरेन से जब आप मिले तो उन्होंने आप पर क्या प्रभाव छोड़ा? और उसके बाद क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई जब पीपल फर्म बन गया तो फिर किस तरीके से क्या चीज़ें हुई? लॉरेन ने तो जैसे मैं जो मदर ने मुझे वैल्यूज़ दी थी ना, लॉरेन समझ लीजिए लॉरेन उन वैल्यूज़ को जी रही थी। तो काइंड ऑफ जो मदर ने बीज बोया था उसको पानी मिल गया जो लॉरेन से मिल के। तो लॉरेन ने तो यही प्रभाव छोड़ा कि यार लाइफ इज़ अबाउट हेल्पिंग अदर्स, लाइफ में और कुछ रखा नहीं है। क्योंकि भई मैं दूसरा एंड भी देख चुका था ना लाइफ का। या तो ये ना कि आपने कभी देखा ना हो, तो आपको हमेशा एक ल्योर रहता है कि यार वो मतलब पैसा कमाना कैसा होगा, गाड़ियाँ कैसी होंगी, अमेरिका में रहना कैसा होगा, वो मैं देख चुका था, वो तो कुछ भी नहीं, मिट्टी। तो लॉरेन ने यही प्रभाव छोड़ा कि जीने का क्या तरीका है। लॉरेन की वजह से मैं अपनी लाइफ की फिलॉसफी पे काम कर पाया कि भई अ, जीव जीवन जीने के लिए कम से कम लो और जियो मैक्सिमम देने के लिए। तो ये जो फिलॉसफी थी तो ये लॉरेन की वजह से ही बनी। पीपल फार्म शुरू करने के बाद तो लॉरेन के साथ तो कुछ महीने काम किया। पीपल फार्म शुरू होने के बाद फ़ोन पे इन टच था मैं लॉरेन से। अच्छा। मैं उन्हें कहता था कि आप आ जाओ इधर, बट वो आई नहीं और पिछले साल उनका फिर देहांत हुआ। अपनी एक वीडियो में आपने कहा है कि आप पुराने कपड़े पहनते थे, पुराने कपड़े खरीदते थे और पहनते थे। तो इसके पीछे क्या विचार था आपका और क्या आज भी आप पुराने कपड़े पहनते हैं? हाँ, 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 पुराने कपड़े तो मैं अपना 2008 से ही कपड़े, फर्नीचर ये सब जो भी हो पुराना, तो क्योंकि एक ना रियलाइज़ेशन थी कि भई हम लोग ना एक तो हम अपनी खुशी के लिए कंज़्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक खोखलापन होता है जिसको हम सामान से भरने की कोशिश करते हैं। कि यार ये खरीद लो, नई गाड़ी खरीद लो, मॉल जाके टी-शर्ट खरीद लो, खा लो। एक होता है हम सर्वाइवल के लिए भी कंज़्यूम करते हैं। तो और आप कंज़म्पशन के पीछे आप हर कंज़म्पशन के पीछे कहीं पे चीज़ प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस तो 2 ही तरीके से होती है पृथ्वी पे, या तो खेती से होगी या माइन करके होगी, है ना? तो अगर आप छोटी-सी चीज़ भी ले लें, अगर आप पेंसिल उठा के देख लें, तो एक पेंसिल में भी लकड़ी लगती है। लकड़ी वो जो लकड़ी है उसके लिए कहीं पे डिफॉरेस्टेशन की गई होगी पहले, फिर वो पेड़ उगाए होंगे। उसके अंदर जो सिक्का डलता है, ग्रेफाइट होता है, उसके लिए माइनिंग होती है। पेंसिल के ऊपर एक छोटा मेटल का टुकड़ा रहता है, वो मेटल के लिए भी कहीं माइनिंग होती है। उसके ऊपर इरेज़र रहता है, इरेज़र के लिए फिर कहीं रबर ट्री की प्लांटेशन, फिर इन सब चीज़ों को इकट्ठे लाना, फैक्ट्रियाँ, रोड, ट्रक, पेट्रोकेमिकल्स, मतलब एक छोटी-सी पेंसिल के पीछे भी इतनी बड़ी बिल्कुल। कहानी है। तो मुझे लगा कि यार और जहाँ पे भी आप देखो, आप माइनिंग कर रहे हो, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप खेती भी कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी न किसी जीव को आप सफरिंग कॉज़ कर रहे हैं, है ना? आप देखते हैं ऑयल स्पिल होते हैं, कितने जानवर मरते हैं, जब वेस्ट डिस्पोज़ल होता है, कितने जानवर मरते हैं। तो मुझे था कि देखिए हमारी जो कंज़म्पशन है, वो चाहे लगती इनोसेंट है, पर वो होती नहीं है। उसके पीछे एक पूरी सफरिंग की चेन है जो दिख नहीं रही। भई आप मीट खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, तो क्लियरली दिख जाता है, भई कोई मर रहा है। अब आप शर्ट खरीद रहे हो, आप ये नहीं सोचते इसके पीछे कोई मरा है, पर मरते हैं, है ना? तो मुझे था कि उतना ही लो भैया जितनी ज़रूरत है, फैशन-फूशन के चक्कर में मत पड़ो। तन ढकने के लिए कपड़े लो, और वो भी अगर पुराने मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज़ वेस्ट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन 21st सेंचुरी। तो यही था। जी मुझे लगता है कि अगर आपके तरीके से सब कोई सोचने लगे तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने-अपने इन पर अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो। ये तो बहुत ही अच्छी मैं बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कई लोग इसको सुन के कहेंगे, "अरे! अब सब ऐसा करने लगे तो इकोनॉमी ही ठप हो जाएगी।" थिंग इज़, लोग एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं। सब ऐसा जी। करेंगे नहीं ना। ना तो सब ऐसा करेंगे और ना पूरे लेवल तक करेंगे। तो अगर हम सब प्रयासरत रहें तो हाँ, दुनिया बेहतर तो होगी, सफरिंग देखिए कम होगी, हो सकता है प्रदूषण अगर कम हम होगा। अपना भी कोशिश करें तो बहुत कुछ हम बदल सकते हैं, मेरा ये मानना है।
एक वीडियो में आपने बताया था कि कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते आपने ज़हर खा लिया था और ये सवाल मेरा उन युवाओं की तरफ से है, जो आज मौजूदा समय में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या जिनको हताशा फ़ील होती है बहुत सारी सिचुएशंस में या कभी-कभी ऐसा होता है कि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो आप ऐसे युवाओं को क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि जब वो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हों, तो वो किस तरीके से इससे ओवरकम कर सकते हैं? मैं आपको थोड़ा एक अनकन्वेंशनल बात बोलूँगा, अगर आप उस स्टेज तक पहुँच जाते हैं ना, जहाँ आप कहते हैं कि यार आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जी। तो काइंड ऑफ ये एक ना सुपर पावर है, क्योंकि अब आपका ज़िंदगी से लगाव हो गया खत्म। ये ज़िंदगी लो हम एडिक्शन की बात करते हैं, हम सबसे ज़्यादा लाइफ़ से एडिक्टेड हैं। तो अगर हमारी वो एडिक्शन खत्म हो गई ना, तो इंस्टेड कि हम एकदम ज़िंदगी खत्म कर दें, हमें ये चीज़, ये सुपर पावर अपनी जेब में रखनी चाहिए कि भाई आज तक जो मैं चीज़ें करना चाहता था, डर के मारे नहीं करता था, अब मैं कर सकता हूँ। हद से हद क्या होगा? मैं फेल हो जाऊँगा, हद से हद बिल्कुल बर्बाद हो जाएँगे। तो सुसाइड तो हम कर ही सकते हैं तब भी। तो मेरे हिसाब से इस स्टेज पे पहुँचने के बाद आपको एक पॉज़ ले लेना चाहिए कि यार अब मैं आज़ाद हूँ वो करने के लिए जो मैं करना चाहता था, उस तरह जीने के लिए जिस तरह मैं जीना चाहता था। बहुत से लोग तो इसीलिए नहीं जी पाते कि भई उनके गिल्ट की वज़ह से वो कुछ परिवारजन लोगों से जुड़े रहते हैं। तो मर जाएँगे लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं जिएँगे। तो अगर आप मरने वाली स्टेज पे पहुँच गए तो भई अलग होके देख लो कुछ समय। क्योंकि मरने के बाद भी तो वो लोग दुखी होंगे ही। अगर कोई माता-पिता, पति-पत्नी कोई आपको है जो सता रहा है, जीने नहीं दे रहा, तो उससे अलग होके देख लो एक बारी। आप तो मरने का वैसे ही सोच रहे थे। बिल्कुल सही बात बोली है आपने और बेशक ये कई युवाओं को समझ आएगी, जब वो सुनेंगे इसे तो। तो रॉबिन आपके फैन्स के कुछ सवाल अब हमारे पास में हैं और हमने कुछ चुनिंदा सवाल उनके लिए हैं। लखनऊ से सामर्थ्य सोनी का सवाल है कि आप किस फिलॉसफी से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? कोई पसंदीदा किताब जो कि आप रिकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, फ़िलॉसफ़ी वाइज़ तो जो बुद्ध हैं, मैं उनकी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जी। अ, तो अगर आप बुद्ध की जीवनी पढ़ लें, कोई भी जीवनी, मतलब बुद्ध की तो बड़ी सारी जीवनियाँ, बड़ी सारी किताबें में लिखा है, आप कहीं भी वो जीवनी पढ़ लें, वो अच्छी है। अ, एक मैं जो गीता तो मैंने नहीं पढ़ी, पर देयर इज़ अ बुक कॉल्ड गीता फॉर बिज़ी पीपल, तो उसमें वो काफ़ी समराइज़्ड है। वो मेरी फ़ेवरेट है, मतलब अगर आप गीता देखें या बुद्ध की लाइफ़ देखें, वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही कर्म योग की बात करते हैं। और मैं भी कर्म योग में विश्वास रखता हूँ कि भाई अब आए हैं तो कुछ अच्छा करें। अगर कोई एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा हैप्पीनेस हाइपोथेसिस करके एक बुक है, थोड़ी मोटी किताब है, पर वो काफ़ी अच्छे से हैप्पीनेस को हमें समझाती है। हम में से अधिकांश लोग हैप्पीनेस के पीछे ही भागते हैं और ये किताब उसको क्लियर कर देती है। एक बारी वो क्लियर कर देगी तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। आपने एक किताब पूछी है, मैं एक और रिकमेंड कर बिल्कुल, सकता हूँ बिल्कुल। क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल कर अ, सकते हैं आप। देयर इज़ एक बुक है, गाइड टू अ गुड लाइफ। ओके। तो वो बहुत अच्छी मुझे लगी किताब। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हाल ही में मैंने पढ़ी है। वो स्टोइसिज़्म करके एक फिलॉसफी है, उस बारे में है। हुँ, हुँ। एंड वो जीवन जीने की थोड़ी दिशा, आपकी जीवन जीने का तरीका जो है वो बदल देगी। बेशक मैं भी ये रिकमेंड जो करी है बुक आपने उसको पढ़ूँगी और ज़रूर पढ़ूँगी। तो कोमल का सवाल है आपसे कि आपका वीगन और वेगनेस का जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा समझाइए दर्शकों को। देखिए अगेन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कंज़म्पशन के पीछे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के पीछे सफरिंग जी, होती है। तो अब अपनी जीवन आप बहुत ज़्यादा मुश्किल कर लेंगे अगर आप हर चीज़, हर कंज़म्पशन के बारे में सोचेंगे तो। पर यही है कि अगर आप थोड़ी बिग टिकेट आइटम्स जो है ना, जो मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपका साफ-साफ भई मीट के पीछे तो दिख ही रहा है, अगर आप मीट खा रहे हैं तो कोई मर रहा है, तो एकदम डायरेक्ट दिखता है। जी, सेम अंडा आप खा रहे हैं तो अंडे के पीछे कोई मुर्गी जो है परमानेंट कैद में है, वो भी दिखता है। दूध के पीछे का नहीं दिखता इतना, क्योंकि दूध का ना हमें शुरू से एक धोखा-सा दिया गया है कि अरे हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, गाय की तो बहुत सेवा रहती है और विदेश में बुरा करते होंगे, हमारे गाँव में तो एकदम गाय माता है। ऐसा है नहीं, मैं यहाँ गाँव में ही रहता हूँ। तो रॉबिन अगला सवाल निमिषा श्रीवास्तव का है। वो जानना चाहती हैं कि उन पेरेंट्स से कैसे डील किया जा सकता है, जो अपने बच्चों के कामों से, विचारों से संतुष्ट ना हों? देखिए, जब भी आप किसी की अप्रूवल सीक करते हैं, किसी की वैलिडेशन सीक करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं। तो हाँ, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं उनको समझाने की कि भई आपने फलाँ रास्ता
इसलिए चुना है, आप उनके बताए हुए रास्ते पे इसलिए नहीं चलना चाहते कि भाई उस रास्ते पे तो चल के वो भी खुश नहीं है। आज भी उनकी खुशी इस पे निर्भर है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। पर उनके समझने की वेट मत करिए। आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप समझें कि आप किसी की जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन उनकी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो निमिषा, आपने ये जवाब सुना होगा और उन सभी बच्चों ने भी सुना होगा जो कि इस सिचुएशन में फँसते हैं और डील नहीं कर पाते। तो ये सीख सुनिए रॉबिन की और डील करना सीखिए। अब मेरा रॉबिन जो सबसे आखिरी सवाल आपसे है और जो कि सबसे अहम भी है, तो वो ये है कि आज इस मौजूदा समय में बहुत सारे ऐसे एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, लोकल फीडर्स हैं, जो कि ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनके पास सपोर्ट नहीं है और इस वजह से वो कहीं न कहीं अपने काम को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं या एक बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, खुल कर के नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं या पीपल फंड किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है ऐसे रेस्क्यूअर्स को, ऐसे फीडर्स को? हाँ यार, ये तो है। बड़े सारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो ज़मीनी स्तर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलती भाई। या तो वो सोशल मीडिया पे अपना काम प्रेजेंट नहीं कर पाते या लोग उन पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। हमने क्या किया कि हमने इंडिया में जगह जगह HHA ग्रुप्स बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ पे जो लोकल रेस्क्यूअर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो सब जुड़ते हैं। तो उनको थोड़ी सपोर्ट वहाँ से मिल सकती है। वो अपने एरिया का निकटतम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं peoplefarm.org/HHA पे जाके। अब जो मेरा पाइप ड्रीम कह लो, जो मेरा सपना है, वो ये है कि भाई जो भी लोग जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, थोड़ी जगह है, अपने यहाँ पे एक क्लिनिक खोलने को तैयार हो जाते हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई पीपल फार्म उनको सपोर्ट करे कि पैरा वेट की हाफ सैलरी दे दे, वेट की हाफ सैलरी दे दे। तो थोड़ा इस तरह सपोर्ट करें, थोड़ा वो सपोर्ट खुद लोकली इकट्ठा करें। पर ये प्रोग्राम मैं इसको शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि जो पीपल फार्म है, मैं उसी को ही ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा। बिकॉज जैसे हम मीडिया है, हमारा क्लिनिक है, हमारा अस्पताल बन रहा है, और मैं मोर क्रिएटिव आदमी हूँ, आई एम नॉट अ मैनेजर। तो जब तक मेरे साथ कोई एक दो ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे जिन्होंने बड़े स्केल पे चीज़ें मैनेज करी हैं, मुझे लगता नहीं कि इस सपने को मैं शक्ल दे पाऊँगा। तो रॉबिन, ये थी मेरे सवालों की फ़हरिस्त और सवाल और जवाब का सिलसिला तो अब फ़िलहाल ख़त्म हो चला है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के और आपसे बातें करके, और सच कहूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बेशक मुझे भी और उन लोगों को भी जो आपको सुनते हैं और आपको एडमायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। थैंक्स चारू, मज़ा आया आपसे बात करके। और आपका वो जो खासकर लाइफ स्टेजेस वाला सवाल था, मुझसे पहले पूछा नहीं गया, तो थैंक्स स्पेशली फॉर दैट। एंड बाय। ओके, बाय रॉबिन।